नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का खेल खूब खेला जा रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप को लेकर नीतीश सरकार की मंत्री रह चुकी मंजू वर्मा अब चर्चा में हैं। उनका एक विवादित बयान खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने खास जाति को लेकर विवादित बयान दिया। उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम एक खास वर्ग के लोगों पर विवादित बयान देती हुई नजर आ रही हैं। मंजू वर्मा ने कहा कि शेल्टर होम जैसे कांड हम लोगों का नहीं बल्कि आरजेडी के लोगों का काम है। दरअसल मंजू वर्मा के पति शेल्टर होम के आरोपी हैं और इसी मामले को लेकर जब मंजू वर्मा के पैतृक आवास पर छापेमारी की गई तो वहां से अवैध कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। हालांकि मंजू वर्मा के मुताबिक उस मामले में दोनों पति पत्नी को आरोप मुक्त कर दिया गया। आपको वो बयान भी सुनाते हैं जो मंजू वर्मा की तरफ से दिया गया। तो शेल्टर कांड में मंजू वर्मा के पति जेल जा चुके हैं, लेकिन देखिए एक विवादित बयान मंजू वर्मा की तरफ से दिया गया। जिनके पति शेल्टर कांड में शामिल हैं उन्हीं की तरफ से कहा गया कि दरअसल ये पूरा मामला या ये पूरा आरोप जो है वो आरजेडी के ऊपर लगना चाहिए। जेडीयू प्रत्याशी मंजू वर्मा का विवादित बयान। पति पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाएगा और सीबीआई का मांग करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई में जांच दे दिया। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा वो तो सजा भोगेंगे ही भोगेंगे। मैं सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन से इस्तीफा कर दूंगी और पद से को इस्तीफा करूंगी। मैं उस जात से बिलोंग करती हूँ जिस जात का नाम कुशवाहा है। ठेठी भाषा में लोग कोयरी करते हैं। वह जात जो है समाज को सब दिन से दिशा दिया है। हम लोग किसी को जायज नाजायज सताते नहीं है और कोई वैसा कुकर्म या कुकृत्य नहीं करते हैं। वो करते हैं तो जादव लोग या वो राजद के लोग करते हैं। आज महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी के शिष्यों पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा, जो लोग 15 साल शासन किए और जो अभी 15 साल से शासन कर रहे हैं, दोनों ने जेपी के सपने को साकार नहीं किया। दरअसल इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा खुद को जेपी का असली शिष्य बताने की कोशिश करते हुए नजर आए। आज जेपी की जयंती है और जेपी को हर कोई नमन कर रहा है। हमारे साथ आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र जी, हर कोई नमन आज कर रहा है जेपी को, आपने भी किया। हाँ, निश्चित रूप से उनकी जयंती का दिन है। हम सब लोग नमन करते हैं जेपी का और जब उनको याद करते हैं तो पीड़ा भी मन में होती है। जेपी की जो सोच थी, जिसके लिए उतनी बड़ी क्रांति उन्होंने की, आंदोलन किया और सत्ता में बदलाव उनके कारण हो गया। बाद के दिनों में भी खासकर बिहार में कमोबेश उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता रही जिनके बारे में कहा जाता है कि जेपी के करीब लोग हुआ करते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि वैसे लोगों ने ही जेपी को भुला दिया। सत्ता के पहले तक जेपी को उन लोगों ने याद रखा, सत्ता में जाते ही जेपी को सबसे पहले भुला दिया। आने वाले दिन में उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि जरूर वैसे लोग आएंगे सत्ता में जो जेपी के अरमान को पूरा करेंगे, जेपी के सपनों को पूरा करेंगे। कमेंट सुनने मैंने इसके साथ रुपये श्रीवास्तव, चिंग मीडिया पटना। बीजेपी ने दूसरे फेज के उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। दूसरे फेज के लिए बीजेपी ने 46 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। जो प्रमुख नाम सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। तो ये बीजेपी के योद्धा दूसरे फेज के लिए 40 प्रत्याशी जिनके नाम सामने आए। सबसे शुरुआत नौतन से, जहां पर श्री नारायण प्रसाद को टिकट दिया गया। चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी इस बार चुनावी मैदान में हैं। गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी इस बार बीजेपी की तरफ से योद्धा के तौर पर मैदान में। कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रसाद सिंह, तो वहीं पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव को दिया गया। मधुबनी से राणा रणधीर सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, तो वहीं बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी। आगे बढ़ते हुए सिवान की भी बात करते हैं। सिवान से ओम प्रकाश यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं। साथ ही सोनपुर से विनय कुमार सिंह, भागलपुर से
रोहित पांडे इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। उजियारपुर से शीला कुमार राय, तो वहीं लालगंज से संजय कुमार सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। आगे बढ़ते हुए हाजीपुर की भी बात करते हैं। हाजीपुर से इस बार बीजेपी ने अवधेश सिंह को टिकट दिया है। धरौंदा से करणजीत सिंह को टिकट दिया गया। रोसड़ा से वीरेंद्र पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। साथ ही छपरा से डॉक्टर CN गुप्ता, राघोपुर से सतीश कुमार राय, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह इस बार चुनावी मैदान में। दीघा से संजीव चौरसिया, ये वो नाम बीजेपी की तरफ से जो जारी किए गए हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, साथ ही कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा, पटना साहिब से नंद किशोर यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। फतुहा से सत्येंद्र सिंह, दानापुर से आशा सिन्हा और मनेर से निखिल आनंद। तो महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया। गया में बीजेपी की रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में जेडीयू के भी नेता शामिल हुए। दोनों दलों के नेताओं ने मिलकर चुनावी आगाज किया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े तो नीतीश को विकास पुरुष करार दिया। जेपी से ऊर्जा लेकर बीजेपी का चुनावी शंखनाद। गया के गांधी मैदान में गरजे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। लालू पर साधा निशाना तो नीतीश की हुई तारीफ। भारत माता की, भारत माता की। महान समाजवादी नेता जेपी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया। गया के गांधी मैदान से जेपी को याद कर जेपी के शिष्य लालू यादव पर निशाना साधा गया तो जेपी के दूसरे शिष्य नीतीश की तारीफ में कसीदे गढ़े गए। देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में सुरक्षित है। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। गया के इस मंच पर जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहे। साथ ही जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह ने भी मौजूदगी दर्ज कराई तो वहीं पूर्व सीएम मांझी ने भी इस मंच से चुनावी प्रचार का आगाज किया। नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी दोनों मिलके बिहार को संभालने का काम किया है, चाहे जिस क्षेत्र का मामला हो जाए। और आज उनके दोनों के कर कमलों से आज बिहार सुरक्षित है। ये सपना था कि गंगा का जल गया में पहुंचेगा और गंगा का जल गया में पहुंच गया। और जब बाहर पूरे देश के लोग अपने पितरों को जो तर्पण करने आएंगे तो गंगा का जल देंगे, कितनी प्रसन्नता होगी उनको। ये सब काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो कानून का राज हो। चुनावी शंखनाद करने से पहले जेपी नड्डा पटना पहुंचे और जेपी संग्रहालय जाकर संपूर्ण क्रांति की यादों के साथ खुद को जोड़ा, जेपी से ऊर्जा ली और फिर मैदान में उतरे। यही नहीं, हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में इस बार बिल्कुल अलग होने जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान करीब 16 लाख कामगार परदेश से अपने देश लौटे। वो भी इस बार चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। उनका पैटर्न क्या होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जानकारों की माने तो इस बार के परिणाम में परदेश से लौटे कामगार का असर साफ देखा जाएगा। परदेश से लौटे कामगारों पर है सबकी नजर। लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लेंगे कामगार। कामगारों के वोट का परिणाम पर होगा असर। लॉकडाउन के दौरान ऐसी तस्वीर खूब आई। न जाने किन किन कठिनाइयों के पहाड़ को लांघकर देश भर से करीब 16 लाख कामगार बिहार पहुंचे। और अब वही कामगार इस बार बिहार में होने वाले लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो क्या उनकी भागीदारी से परिणाम पर असर होगा? ये मात्र 10 दिनों से, 1 महीने से, चाहे 2 महीनों से, 4 महीनों से बिहार में हैं, इसका प्रभाव केवल उनके वोटिंग पैटर्न को डिसाइड नहीं करेगा। उनके वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करेगा वो उन्होंने जो पाया है अपने रोजगार के दौरान में, उससे उनको कितनी तकलीफ हुई है या कितनी खुशी हुई है, वो उनके वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करेगा। ये मेरा अनुमान है। जब ये अपने गाँव में आए हैं और उस इलाके में रह रहे हैं तो इनकी पीड़ा गांव के लोगों ने भी जानी और समाज ने भी जाना, और विपक्ष इसको एक बड़ी का महत्व दे रहा है। विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। इस बार एक और फैक्टर बिहार चुनाव पर असर डाल सकता है। वो ये कि 13 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस बार घर बैठे वोटिंग करेंगे। ऐसे में इनका वोट किस ओर जाता है, ये भी चुनाव परिणाम में दिखेगा। इनका वोट भी पहले से जो चला आ रहा है, पिछले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, 8 वर्षों में जो सरकार ने कार्य किया है, जो समाज ने कार्य किया, हम केवल सरकार की बात ही नहीं करते हैं, सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर उनके मनोदशा को प्रभावित करेंगी और उसी के आधार पर ये वोटिंग करेंगे। कि बिहार में जाति का जो एक माहौल बनता है और उसके बाद जो एक नया समीकरण बनता है, वो किस कदर हावी होगा इन मजदूरों के ऊपर, इनकी भावनाओं के ऊपर में, इनकी पीड़ा के ऊपर में, वो भी देखने वाली बात होगी। जानकारों की माने तो पलायन का मुद्दा कभी हावी तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, इस बार हालात बदले हुए हैं। परदेश से कामगार लौटे हैं, वो किन हालातों का सामना कर रहे हैं, उन हालातों का असर वोटिंग पैटर्न पर जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या असर होगा, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। चुनावी काल में चेकिंग के दौरान पुलिस को पटना से लेकर गया तक बड़ी कामयाबी मिली। पटना, छपरा, गया, कटिहार में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 करोड़ का सोना, 25 लाख की चांदी, 37 लाख कैश जब्त किए। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जबकि एक की तलाश जारी है। सभी आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस जांच कर रही है। चुनावी काल में बड़ी कार्रवाई। टेबल पर बिखरे ये पैकेट सोने के हैं। तकरीबन 18 किलो सोना रेलवे पुलिस ने जब्त किया, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। हावड़ा से पटना आई एक ट्रेन में तलाशी के दौरान ये सोना एक यात्री के पास से जब्त हुआ। उसके पास से 2 लाख से अधिक कैश भी मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ये सोना कोलकाता से एक दुकानदार से लेकर आ रहा था। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज विशेष अभियान के तहत चेकिंग का अभियान यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी। विशेष अभियान के तहत चेकिंग चल रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो शालीमार एक्सप्रेस से कलकत्ता से आए थे, वो चेकिंग के दौरान 18.39 किलोग्राम सोने की बरामदगी उनके बैग से हुई तथा 2,30,000 रुपये उनके बैग में बरामद हुआ है। इसके लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स की टीम भी आई हुई है, जाँच कर रही है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी आई हुई है और वो भी उसकी जाँच कर रही है। वहीं दिल्ली से पटना आई श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की तलाशी के दौरान पुलिस ने 25 लाख रुपए की चांदी के बर्तन जब्त किए। चांदी के ये बर्तन सुधीर यादव नाम से बुक किए गए थे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार में चुनाव के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ट्रेन, बस से लेकर हर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 जगहों से तकरीबन 35 लाख रुपए कैश जब्त किए। छपरा में रेलवे पुलिस ने बिहार संपर्क क्रांति के एसी कोच से 19,50,000 रुपए कैश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उसी ट्रेन से 14 किलो 300 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया।
गया में धनबाद से बनारस जा रही बस से 8,43,000 रुपए कैश जब्त किए गए। प्लास्टिक की 2 बोरियों में ये पैसे रखे गए थे। मामले में पुलिस ने एक यात्री को हिरासत में लिया। कटिहार में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 6,78,000 रुपए कैश जब्त किए गए। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ये कार्रवाई की। हालांकि आरोपी ने बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेकर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उतारा ढाला NH30 के पास में स्कॉर्पियो के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 6,78,600 रुपया बरामद किया गया। चुनाव के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए अक्सर कैश के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में एक बार फिर से आधी आबादी पर जुल्म ढाया गया, हैवानियत हुई। और ये हैवानियत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बक्सर से लेकर राजधानी तक हुई। बक्सर में तो जुल्म की इंतहा कर दी गई। महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई और आरोपियों ने उसके बच्चे की हत्या कर दी। आधी आबादी पर जुल्म की इंतहा, मासूम की हत्या के बाद महिला से दरिंदगी। राजधानी में भी नहीं सुरक्षित हैं बेटियां। सवाल आधी आबादी की सुरक्षा का उठ रहा है। आखिर बिहार की बेटियां कहां सुरक्षित हैं? बक्सर में तो महिला के साथ हैवानियत हुई। अपराधियों ने महिला के मासूम बच्चे की हत्या की और फिर महिला के साथ जबरदस्ती की और महिला को बेसुध छोड़कर वहां से फरार हो गए। बेहोश महिला को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से बच्चे के शव को बरामद किया। इधर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं स्थानीय तौर पर भी इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके आई हुई थी और अपने 5 साल के बच्चे के साथ वो बैंक में पैसा जमा कराने जा रही थी। दुष्कर्म किया गया है, तो उसी बिंदु पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसका मेडिकल कराएगी, 164 का बयान कराएगी और उसका गिरफ्तारी करेगी। सिर्फ बक्सर में ही नहीं, राजधानी में भी आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। दानापुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। अपने पड़ोसियों के साथ जाकर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होममेड का काम करने वाली ये नाबालिग बच्ची काम कर अपने घर जा रही थी, तभी दानापुर स्टेशन से कुछ लोगों द्वारा इसे अगवा कर लिया जाता है और दानापुर के लेखा नगर में लाकर इसके साथ घिनौनी हरकत की जाती है और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। और राजधानी में 48 घंटे के अंदर 2 रेप की वारदात हुई। जिले के पूर्वी हिस्से फतुहा में दलित युवती के साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। 5 लोगों पर आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी SDPO फतुहा में टीम गठन किया गया और रात भर छापेमारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 लोगों का केस में नाम आया है। ये हाल है बिहार का, जहां आधी आबादी के साथ क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। हाल ऐसा है मानो कानून व्यवस्था का खौफ बदमाशों में नहीं रह गया हो और घर से बाहर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बक्सर गैंगरेप केस में जिला के पुलिस कप्तान का बयान आया। बक्सर एसपी ने कहा, पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 1-2 दिन में इस मामले का खुलासा किया जाएगा। पीड़िता का 164 का बयान कराने हेतु यहाँ पे हम लोग लाए हैं। उनका मेडिकल बोर्ड से जांच कराया गया है। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। 1-2 आदमी का नाम और अन्य का नाम इनके पिताजी के द्वारा बताया गया है, जिसमें 2 ये मान्य है। 2 में से एक प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।